हमारे आज की इस नशिस्त के सदर मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फैजी साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। वक्त 1 मिनट अभी बाकी है और सदर साहब आज मौजूद हुए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दिगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और आज की इस नशिस्त के कलमकारान तशरीफ ला चुके हैं। निशां उसी के हैं सब और बेनिशां वो है। निशां उसी के हैं सब और बेनिशां वो है। चिराग और अंधेरे के दरमियां वो है। नमूदे लालओ गुल में वही है चेहरा नुमा। नमूदे लालओ गुल में वही है चेहरा नुमा। शजर शजर पे लिखा हर्फ दास्तां वो है। शजर शजर पे लिखा हर्फ दास्तां वो है। जबीने शम्स वो कमर उसके नूर से ताबा। जबीने शम्स वो कमर उसके नूर से ताबा। सुनहरी धूप है वो हुस्न कहकशां वो है। आइए तिलावत कलाम इलाही से आज की इस महफिल का हम आगाज करते हैं। महफिले तंज़ मज़ा सिलसिला नंबर 3 में आए हुए तमाम ही हाजरीन का इसकस लाइब्रेरी ट्रस्ट और जिंदा दिलाने मालेगांव की जानिब से इस्तकबाल किया जाता है, उनका खैर मकदम किया जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं आवाज़ दूंगा हमारे अपने अदारे के सदर मोहतरम ज़हीर इब्न कुद्सी साहब को कि माइक पे तशरीफ़ लाएं और ये तमाम जिम्मेदारियों को आप अंजाम दें। मोहतरम ज़हीर इब्न कुद्सी साहब। मेरा मजमूआ कलाम हरफ़ और तबस्सुम शाये हुआ। इलियास सिद्दीकी ने हमारे मीटिंग में फिक्स कह दिया कि बस डॉक्टर सईद फैजी साहब सदारत फरमाएंगे। उस वक्त हम लोग भी ऐसा समझते थे कि सर्जन हैं, इंतहाई संजीदा हैं और कैसे क्या हो ऐसे एक मज़ाहिया किताब की सदारत करेंगे। बहरहाल उनके पास हम लोग गए, उन्होंने सदारत कबूल की और पहला जो हिस्सा था सेशन था सेमिनार सुबह 10 बजे, उसकी सदारत डॉक्टर साहब ने की। यकीन मानिए मौलाना हनीफ मिल्ली का एक मजमून वहाँ था, इलियास सिद्दीकी का एक तंज़िया मज़ाहिया मजमून था, कुछ हमारे बारे में, कुछ शायरी के बारे में, लेकिन याद रह गया लोगों को तो डॉक्टर सईद फैजी साहब का सदारी खुतबा। बहरहाल हम आप तमाम मेहमानों के यहाँ इस्तकबाल करते हैं। हमारे तमाम मधु मेहमान भी आ चुके हैं जिनको सुनाना है नस्र और नस्र, सब हजरात तशरीफ़ ले आए हैं। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जाए। रिजवान रब्बानी साहब तशरीफ़। मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फैजी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि अज़राए करम माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने सदारती खिताब से हमें महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवायात के बरखिलाफ और बिला किसी तकल्लुफ़ व तरद्दुद के मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि मेहमान मुकर्रिर के तारुफ में गुलू से भरी हुई बातें और मुकर्रिर का अराकीन इंतज़ामिया की खुशनुदी हासिल करने के लिए तमीरी कलमात में उनका जिक्र खैर वक्त का एक ऐसा ज़िया है कि सामईन में कई हज़रात ये सोचते होंगे कि ये बेपर्की कहाँ से उड़ा रहा है और क्या हम उसे नहीं जानते, और मुकर्रर भी सोचता होगा कि मन आनम के मन दानम, यानी अंदर से मैं कितना कहने का मतलब है कि मैं अंदर से मैं क्या हूँ ये मैं ही जानता हूँ। मगर ये दुनिया का रिवाज है कि मन
तुला मुल्ला गोयम, तू मला हाजी बघू। माफ करना कि मराठी जबान की ऐसी आदत पड़ गई है कि नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा है, जबकि अब इस लफ्ज़ नेशनल इंटीग्रेशन की बाज़गश्त भी सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब नेशनल एसिमिलेशन का ज़माना है, यानी अपनी शनाख्त खोकर किसी में जम हो जाना, यानी दुरंगी छोड़ या करंगी हो जा। और अब जबकि हिंदुस्तान और महाराष्ट्र में रहना है तो इतका तर करावंच लागेल। आणि मला ह्याच्यात काही संकोच वाटत नहीं कि हमारे हर जुमले में अंग्रेजी जबान के अल्फाज की ज़बरदस्त घुसपैठ हो चुकी है और उसे कोई दहशतगर्दी नहीं कहता। एक दूसरे से लगकर दो घर थे और उनके दोनों के दरमियान तमीज़ करना मुश्किल था। एक घर के मालिक और शौहर नामदार ने अपने से निस्फ बेहतर बीवी से कहा कि मेरे मेहमान आ रहे हैं, आप दावत की भरपूर तैयारी करके रखना, और रोज़ के मामूल की तरह अपने रोज़गार पर चले गए। और जब ड्यूटी से वापस आए और खातून खाना का हाल दिखा कि मुंह और ढांपे चादर ओढ़े पड़ी हुई हैं और दावत के एहतमाम का ज़रा भी इशारा नहीं मिल रहा है। बहुत जलाली किस्म के शौहर थे, आओ देखा न ताओ डंडा उठाकर पिटाई कर दी, और पिटाई करते ही एहसास हुआ कि पड़ोसन की पिटाई कर दी है। हालांकि बीवी के मुकाबले में पड़ोसन ही ज़्यादा अच्छी लगती है, पड़ोसन में ही ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। फौरन वहाँ से राय फराक इख्तियार करके अपने घर में पनाह गजी हुए, मेहमान की खातिर तवाज़े की। हालांकि धड़का लगा रहा कि पड़ोसी अब आया कि तब आया। कई दिन गुजर गए, एहसास से जुर्म पर उनका ज़मीर कचुके लगा रहा था। आखिर हिम्मत करके पड़ोसी से मुलाकात की और वाक़या मीनू बयान कर दिया। पड़ोसी ने शुक्रिया के साथ ये कहकर हैरान कर दिया कि गाय बगाए ऐसा होता रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके बाद से घर के निज़ाम बहुत सुधर गया है। तब उन्हें एहसास हुआ कि अपना पड़ोसी भी एक मजबूर महज है। दोस्ताना महफिलों में बीवी पर बरतरी का एहसास दिलाने वाले ऐसे लोगों को बीवी का गुलाम और जर मुरीद वगैरह कहकर मजा लेते रहते हैं, हालांकि उन्हें डर होता है कि उनके अपने घर का राज न खुल जाए। मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यार जिंदा सोहबत बाकी, मगर इसी तरह जलवत में। सर को मदू करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाएं। मोहतरम सामाइन कराम, अस्सलाम वालेकुम। तबर्रुक में आज हम मरहूम रफ़ीउद्दीन अल मारूफ रफ़ी अहमद साहब को खिराज अकीदत पेश करने जा रहे हैं। का उन्वान है खटमल। लीजिए पेश खिदमत है खटमल। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। अगर मिर्जा गालिब अपने बिस्तर और चारपाई का मुशाहिदा कर लेते तो उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होता, लेकिन गालिबन गालिब मदहोशी के आलम में थे, इसलिए उनकी रसाई खटमलों तक ना हो सके। वैसे गालिब ही का क्या जिक्र, रुस्तम का चचा हो या दारा का दादा, हलाकू हो या हिटलर, खटमलों ने किसी को नहीं बख्शा। खटमल और किरायादार में दो बातें मुश्तरक हैं, दोनों किराया नहीं अदा करते और दोनों मालिके मकान के खून के प्यासे होते हैं। महीनों विटामिन से भरपूर ग़िज़ा खाना, आरामदेह और तेज रफ्तार रॉकेट पर सवार होना, साइंसदानों की एक जमात रहनुमाई के लिए हाजिर। इस तरह कील कांटों से लेस होकर चांद पर पहुंचना कोई कमाल की बात नहीं,
कमाल तो तब होता जब वो किसी इंडियन चारपाई पर रात गुजारते, रात भर खटमलों से आंख मिचौली खेलते, कोका कोला की तरह अपना खून जिगर उन्हें पिलाते। साइंसदानों से हमारी मुद्दबाना गुजारिश है कि इंसानों के खात्मे की मुहिम तर्क करके खटमलों के खात्मे की मुहिम शुरू कर दें। ने शुक्रिया अदा करने के लिए मैं मसूद रमज़ान पेंटर साहब को आवाज़ देता हूं कि इसी तरह से मज़ाहिया रस्म शुक्रिया भी अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद मोहतरम सदर साहब डॉक्टर सईद फैज़ी साहब, हमारे मोहतरम रमज़ान अब्दुल शकूर साहब, नजमी इब्न जावेद साहब और हमारे इसकस के सदर साहब आसिफ मोमिन साहब, जावेद साहब, सिराज दुलार साहब, तमामी हज़रात और हमारे मुअज़्ज़िज़ सामीन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ आकर हमें शुक्रिया का मौका दिया और आइंदा भी आप लोग मेरे ख्याल इंशाअल्लाह आप लब्बैक कहेंगे हमारी आवाज़ पर। सदर की इजाज़त से महफिल का ख़ात्मा किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ये मज़ाहिया रस्म शुक्रिया था। सबसे बुज़ुर्ग शख्सियत अगर कोई है तो वो रमज़ान भाई फेमस साहब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं आओ मेरी अंजुमन में, मगर मैं वहाँ अब नहीं जाने वाला, कि अक्सर बुलाया बुलाकर बिठाया, बिठाकर उठाया, उठाकर निकाला। मुस्कुराइए बतौर हिज़्ज़ मा तक़द्दुम, मुस्कुराइए बतौर हिज़्ज़ मा तक़द्दुम, मुँह बनाइए बतौर हिज़्ज़ मा तक़द्दुम। चटखनी नहीं है गुस्ल खाने में तो आप, चटखनी नहीं है गुस्ल खाने में तो आप हिनाइए बतौर हिज़्ज़ मा तक़द्दुम। ये रदीफ़ है बतौर हिज़्ज़ मा तक़द्दुम। शुक्रिया। चंदे वाले आ रहे हैं, चंदे वाले आ रहे हैं, अपने घर से आप सटक जाइए बतौर हिज़्ज़ मा तक़द्दुम। चंदे वाले आ रहे हैं, अपने घर से आप सटक जाइए बतौर हिज़्ज़ मा तक़द्दुम। दोस्तों से पीछा छुड़ाने के वास्ते, दोस्तों से पीछा छुड़ाने के वास्ते कर्ज़ मांगिए, कर्ज़ मांगिए बतौर हिज़्ज़ मा तक़द्दुम। मालेगांव के मशहूर व मारूफ शायर नजमी इब्न जावेद साहब। समाप्त कीजिए। पेश कर रहा हूँ एक मतलब शेर आपकी खिदमत में कि खुशामद चापलूसी हर हिमाकत छोड़ कर आ जा, खुशामद चापलूसी हर हिमाकत छोड़ कर आ जा, हर एक से चाय पीने की तू आदत छोड़ कर आ जा, हर एक से चाय पीने की तू आदत छोड़ कर आ जा। मेरे वालिद मुझे अक्सर यही कहकर बुलाते हैं, अबे उठ शायरों जैसी नज़ाकत छोड़ कर आ जा। मेरे वालिद मुझे अक्सर यही कहकर बुलाते हैं, अबे उठ शायरों जैसी नज़ाकत छोड़ कर आ जा। कभी हंसते कभी हम डोलते मालूम होते हैं, कभी हंसते कभी हम डोलते मालूम होते हैं, लबों का अपने ताला खोलते मालूम होते हैं, लबों का अपने ताला खोलते मालूम होते हैं। हमारे होंठ ही कुदरत ने कुछ ऐसे बनाए हैं, रहे खामोश भी तो बोलते मालूम होते हैं। हमारे होंठ ही कोई कुदरत ने कुछ ऐसे बनाए हैं, रहे खामोश भी तो बोलते मालूम होते हैं। नक्शा हमारे रुख का बिगड़ता चला गया, नक्शा हमारे रुख का बिगड़ता चला गया, अच्छा भला था गाल चुकड़ता चला गया। मंजर मला है जब से अधूरे हकीम का
मंजन मला है जब से अधूरे हकीम का हर रोज एक दांत उखड़ता चला गया। मैं आपके रूबरू करता हूँ मोहतरम दामाद मालेगांवी। मेरी मुराद है सिराज अहमद दुलार साहब से। तशरीफ लाएं और महसूस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस के सदर मोहतरम डॉक्टर सईद फैज़ी साहब, आपके रूबरू मैं यहाँ अपने तखल्लुस दामाद से खुला ले रहा हूँ। छोड़ रहा हूँ यार, कोई बुलाता ही नहीं तखल्लुस से। नाजिम भी नहीं बोलता आइए दामाद साहब। हाँ ना यार, मैं वही भाई इसीलिए मैं सोचा कि इस मजलिस में फैसला कर लूँ यार, ये तखल्लुस है ना। अरे बोला ना भाई सदर साहब के रूबरू जनाब अली। खैर जनाब, माशाल्लाह नजमी साहब, आपको सुनकर यार बड़ा अच्छा लगा। एक माहौल आपने हम लोगों को दे दिया है। बहरहाल जैसा कि खटबल पढ़ा गया और रिजवान रब्बानी जो है यार, वो नसरी अदब की जब निज़ामत करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा वही हंसते, और आज इतनी हंसी की महफिल में संजीदा निज़ामत कर रहे हैं। अजीब लग रहा है मुझे तो। बहरहाल उन्होंने कहा कि यार मच्छर का ज़माना है, खटमल का नहीं है, तो मेरा लिखा हुआ एक शेर मुझे याद आ गया, उससे रब्त मैं एक शेर और सुना दूंगा। उसके बाद एक नज़्म है, सो रहे हैं, बहुत गौर से सुनना भाई, मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाना। सो रहे सारे कारपोरेटर, जिसको चाहे पूछ लो। सारे बुलाएं, साले नहीं यार, कुछ लोग कुछ भी सुन लेते हैं। सो रहे सारे कारपोरेटर, जिसको चाहे पूछ लो। कान में आकर कह रहे मच्छर, जिसको चाहो पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुझसे पहले जो है रमज़ान भाई फेमस साहब, नजमी इब्न जावेद साहब, सिराज दुलार साहब ने जो महफ़िल को रंग दिया था, अगर मेरा ये मज़मून आपको पसंद भी नहीं आए तो इस बच्चे की हौसला अफजाई कर देना। चलो स्टार्टिंग अच्छी हुई। क्योंकि मैं जितनी भी तकारीर लिखा हूँ सब सीरतुन नबी पे है। ये मेरा पहला बोलना चाहिए कि मज़ाहिया मज़मून है। शुरू करता हूँ। मेरा मज़मून का उन्वान है फ़कीरों की हड़ताल। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। फ़कीर एकता यूनियन जिंदाबाद। सैकड़ों फ़कीर ऐसे ही नारा लगाते हुए पुलिस की निगरानी में सड़कों से गुजर रहे थे। ट्रैफिक जाम हो गई थी। मैं भी अपने कॉलेज की जानिब जा रहा था। तमाशाई बनकर उन्हें मैं भी देख रहा था। इस जम्मे गफीर में पुलिस, खातीन, बूढ़े, बच्चे और कुछ नौजवान, जिनके हाथों में कासा था तो कुछ के हाथों में टूटी फूटी रिकाबियाँ थी। कुछ बुर्का पोश खातीन की गोद में मासूम बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। बूढ़े लोग जो अपने डंडे के सहारे इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए थे। मैं ये मंजर देखकर फ़ौरन समझ गया ये आंदोलन है, ये हड़ताल फ़कीरों की है। और मैं एक और कहाँ से इतने फ़कीर इकट्ठा हो गए। इतने तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के जुलूस में भी नहीं रहते थे। आखिर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर कौन से ऐसे मसाइल इन पर टूट पड़े कि इन्हें
आंदोलन की ज़रूरत पड़ी? ऐसी कौन सी आफत आ गई कि ये एहतजाज करने पर मजबूर हो गए? इससे पहले कि मैं कुछ फैसला करता, उनके एहतजाज का एक हिस्सा बन गया। कुछ दूर जाने के बाद तमाम शरीक फ़कीर एक सरकारी दफ्तर के सामने जमा हो गए, जिसे तहसीलदार ऑफिस कहा जाता था। तहसीलदार ऑफिस के सामने जो ही ये फ़कीर एहतजाजी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए पहुँचे, उन्हें देखकर तमाम पुलिस अहलकार अपनी फ़र्ज़ शनासी और फ़कीर रफ्तारी का सबूत देने लगे। चारों तरफ पुलिस की मौजूदगी इस बात की गम्माज़ी कर रही थी कि बनाकर फ़कीरों का हम बेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। मैंने एक फ़कीर को बुलाकर पूछा कि आप लोग भी मेमोरेंडम देखकर फ़ोटो खिंचवा कर चले जाएंगे क्या? तो वो फ़कीर मुझ पर गर्म हो गया, बोले भैया सुन काट ले अन्ना से, नहीं तो सब इकट्ठा हम तो तुमको मारेंगे। तमाचे से तमंचे तक और तमंचे से निकलकर बंदूक और मिसाइल तक, इस पूरे सफ़र में हम आपके साथ बराबर के शरीक रहे। और आखिर में जिस अंदाज से आपने जो तमाचों की जो किस्में बयान की ना, नहीं याद नहीं नहीं है, वाकई में कुछ यादगार तमाचे हमने भी खाए हैं और इसीलिए हम यहाँ आप लोगों के सामने मौजूद हैं। काश के और दो चार तमाचे पड़ गए होते तो बहरहाल इसमें एक चीज आपसे सहव रह गई, ऐसा मुझे महसूस हुआ सुनकर। वो था, हालांकि बाद में आपने वो पूरी कर दी, जो भिगा के मारना होता है ना आपने यकीनन हिंदुस्तान की आवाम को जो एक मैसेज देने की कोशिश की है, वो इस लफ्ज़ तमाचे के ज़रिए से एक कामयाब तख्लीक आपने यहाँ पर हमारे सामने पेश की। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप तवातिर के साथ मुसलसल जो है जिंदा दिलान की नशिस्तों में इस तरह से तमाचे रसीद करते रहिए। मोहतरम उस्मान गनी इसका साहब से मैं बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी तख्लीक पेश करें। इसका उन्वान है कोरोनियात। कुछ ही दिनों कबल हम और आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे अजीब तजुर्बे से गुजरे हैं जिसके ताल्लुक़ से अगर फ़िराक गोरखपुरी साहब को कहना पड़ता तो शायद वो कहते कि आने वाली नस्लें तुमको क्या क्या कहेंगी ये लोगों, आने वाली नस्लें तुमको क्या क्या कहेंगी ये लोगों, उनको जब मालूम ही होगा तुमने कोरोना झीला है। वैसे अगर हम में से कोई साहब अगर चाहें तो कोरोना की जगह करीना भी कह सकते हैं, लेकिन हम ये बता दें कि मोहतरमा मज़कूरा के सारे जुमला हुकूक ना सिर्फ महफूज हो चुके हैं बल्कि सैफ हो चुके हैं, बल्कि उनके रॉयल्टी भी मिलना शुरू हो गई है, पहले किस्त मिल गई है। उनका सफ़र तो बम्बई से शुरू हुआ, अब भोपाल में ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी कोरोना जी का सफ़र चीन से शुरू हुआ तो उन्होंने दश्त तो दश्त बल्कि दरिया, नदी, नाले, हत्ता की गटरें और नालियाँ भी नहीं छोड़ी। और जुल्मात में घोड़े तो एक तरफ, गधे, शेर, हाथी और बंदरों की तरक्की याफ्ता शक्ल सभी एक साथ दौड़ने और हाँफने काँपने लगे। कोरोना जी तौबा शिकन हुस्न की मालिका हैं, ख़ासतौर से उनकी आँखें बड़ी खूबसूरत हैं। जिसे वो आँख भर कर देख लेती हैं उसके होश हवास उड़ जाते हैं और कभी कभी वो खुद उड़ जाता है। लेकिन वो हर ऐरे गैरे की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखती। सब्ज़ी बाज़ार में 3 घंटा फिरने वालों की तरफ तो वो तिरछी नज़र से भी नहीं देखती। हाँ, मस्जिदों में 10 मिनट के लिए आने वालों, मंदिरों में 2 मिनट के लिए घंटा बजाने वालों, गुरुद्वारा में मत्था टेकने वालों और चर्च में सर्विस में शरीक होने वालों की तरफ उनकी चमकदार, तरहेदार और दुम्बालेदार चश्म गुनहगार कुछ ऐसी उठी कि इबादत गुजारों को उठा दिया।
उनका मादर वतन तो चीन था, हिंदुस्तान में उनका दूर दूर तक नामो निशान ना था। लेकिन हमारे खुदावंदान सियासत ने सोचा कि तन्हा चीन ही इनका फ़ायदा क्यों उठाए, हिंदुस्तान इस नेमत बलाक़ैद से क्यों महरूम रहे। आखिर हिंदुस्तानी नाम का कुछ तो हक़ होना चाहिए। तो साहिबान, ऐसे तमाम हिंदुस्तानियों को जिन्होंने करुणा जी को बड़े प्यार से गले लगाया था, दुनिया भर के तमाम ममालिक से चुन चुन कर स्पेशल हवाई जहाज़ों के ज़रिए हिंदुस्तान बुला लिया ताकि दोनों को हाय गुल पुकारने और हाय दिल चिल्लाने में तकलीफ़ ना हो। और जब करुणा जी अरब शेख के ऊँट की तरह खेमे में फैलने लगी तो हाथ पैर फूल गए। पहले घंटा बजाकर, ताली बजाकर, भगोना बजाकर, हत्ता के गैस सिलेंडर बजाकर उसे डराने की कोशिश की गई, लेकिन जब नतीजा निकला घंटा, तो लॉकडाउन का बम फेंका गया। हुक्म हाकिम जारी हुआ कि 21 दिनों तक घरों में ना बैठो, 21 दिनों तक घरों में बैठे रहो, घर के बाहर ना निकलो। ये तो बाद में मालूम हुआ कि 21 दिन इसलिए मखसूस किए गए कि 21 दिनों में गौरानी मुर्गे के चूजे अंडों से बाहर आ जाते हैं। शायद सरकार का मंशा ये था कि हज़ारों बरस से मुर्गी अंडों पर बैठती चली आ रही है, कम से कम एक बार तो उसे छुट्टी दी जाए। मुर्गों ने सख्त एहतजाज किया, मुर्गों ने सख्त एहतजाज किया, लेकिन क्या कीजिए साहब, आजकल मुर्गों और मर्दों की कौन सुनता है। बहरहाल नोटबंदी के बाद तालेबंदी लग गई। घाट घाट का पानी पीने वाले, रगे गुल से बुलबुल के पर बांधने वाले, कुएं यार से सुएदार तक जाने वाले जब घरों में कैद कर दिए गए तो उनकी हालत अजीब हो गई। ना तो दीवारों से छन सकते थे और ना रोज़ाने जिंदा से झांक सकते थे। ले देख एक ज़ौजे मादरनुमा रह गई थी, ज़ौजे मादरनुमा रह गई थी, जिन्हें देख देख कर गुजारने वालों के दिन गुजर रहे थे। पहले 3 दिन तो हंसी मजाक, मेल मिलाप और चांद को शहद लगाकर चाटने के रिन्यूअल में गुजर गए। उसके बाद शुरू हुआ आजमाइशो इब्तिला का वो ज़माना जिसमें राय पुरखार को देखकर जी खुश होने के बजाय होश उड़ जाते हैं। मुख्तलिफ अहबाब को मुख्तलिफ तजुर्बे हुए। हमारे एक दोस्त लॉकडाउन को ऐसे घर बैठे थे, 4 दिन तो बखैरियत गुजर गए। 5वें दिन बेगम आते जाते मुँह में बड़बड़ाने लगी, ना जाने ये बीमारी कब घर से बाहर जाएगी। कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकालने वालों को पुलिस बड़ी ही मोहब्बत के साथ लुकमान हयात तेल देकर वापस भेज रही थी। दूसरे साहब के साथ हालात की नौयत अलग थी। उन्होंने घर में रहने से ही इनकार कर दिया। हमने पूछा, भाई क्या बात है? सब अपने अपने घरों में हैं, हुकूमत भी कह रही है कि अगर एहतियात ना की गई तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। उन्होंने कहा, यही वजह है मेरे घर ना जाने की। मैंने बीवी से यही बात कही थी कि देश जब 21 साल पीछे चला जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं फिर से कुंवारा हो जाऊंगा। ये सुनकर बीवी सख्त नाराज़ हो गई और कहने लगी कि तुम्हें तो जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी। बस मैंने कह दिया कि वैसे भी मैं तुम्हारी साथ हर जगह नहीं जाऊंगा। तब से वो सख्त नाराज़ है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। हमारे एक करम फरमा का फ़ोन आया, हमने हाल पूछा तो कहने लगे कि क्या बताएं साहब, सच्चाई का ज़माना ही नहीं रहा। 6 दिनों से घर में बैठा हूँ। बीवी बार बार आकर पूछती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। 3 दिन तक टाला, लेकिन कितने दिनों तक झूठ बोलकर गुनाह मोल लेता। 4थे दिन सच्चाई बयान कर दी। तब से उसका मुंह फूला है, मेरे हाथ पाँव।